साल 1622 क्यूबा के हवाना से स्पेन की ओर 28 जहाजों का एक विशाल बेड़ा रवाना होता है। इनमें सबसे कीमती कार्गो स्पेनिश गैलियन न्यूएस्ट्रा सेनोरा दे अटोचा ले जा रही थी। ये कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि तैरता हुआ खजाना था। इसके अंदर ऐसी दौलत भरी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हजारों सिल्वर बार्स, 2.5 लाख से ज्यादा सिल्वर कॉइन्स, सैकड़ों गोल्ड बार्स और रेयर एमरल्ड्स, जिनका साइज और क्वालिटी आज भी हैरान कर देती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्पेन पहुंचने से पहले ही फ्लोरिडा कीज के पास अटोचा का सामना एक भयंकर हरिकेन से होता है और समुद्र की ऊंची लहरों और तूफानी हवाओं के बीच ये जहाज वही टूटकर बिखर जाता है। कुछ ही पलों में करोड़ों डॉलर की संपत्ति और 260 लोगों के साथ ये जहाज गहरे समुद्र में समा जाता है। स्पेन ने इसे खोजने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन दशकों की मेहनत के बाद भी उसे सिर्फ असफलता ही हाथ लगी। इसके बाद पूरे 350 साल तक अटोचा का खजाना समुद्र की अंधेरी गहराइयों में दफन पड़ा रहा, जहां धूप की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। समय के साथ ये जहाज सिर्फ कहानियों में ही जिंदा रहा। सबको यही लगता रहा कि इतने विशाल समंदर में उस जहाज और उसके खजाने को ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन लेट 1960s में एक ऐसा जिद्दी ट्रेजर हंटर सामने आया जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी संपत्ति और यहाँ तक कि अपने बेटे और बहू को भी इस खजाने की तलाश में गवा दिया। और आखिरकार लगातार 16 सालों की मेहनत, कानूनी लड़ाइयों और दर्दनाक हादसों के बाद उसने दुनिया के सबसे कीमती शिपरेक को खोज निकाला, जिसके खजाने की कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा थी। आइए जानते हैं कि आखिर कैसी थी न्यूएस्ट्रा सेनोरा दे अटोचा की वो आखिरी यात्रा, जब खजाने से लदा ये जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। और कौन था वो जिद्दी ट्रेजर हंटर जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए लगभग 350 साल पहले डूबे इस शिप और उसके खजाने को ढूंढ निकाला। 15th से 18th सेंचुरीज, जिसे द एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है, यूरोपियन हिस्ट्री का एक अहम टर्निंग पॉइंट था। इस दौर में यूरोपियन सेलर्स ने अपने साहसिक मैरीटाइम एक्सप्लोरेशंस के जरिए दुनिया के उन हिस्सों तक पहुंच बनाई जो रॉ मटेरियल्स, कीमती रत्नों और दुर्लभ मसालों से भरे पड़े थे। इन खोजों ने न सिर्फ यूरोप को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाया, बल्कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल और ट्रेड मैप्स को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी दौर के की फिगर्स में वास्को ड गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस का भी नाम शामिल था। यूं तो क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के झंडे तले भारत की खोज में निकला था, लेकिन वो रास्ता भटककर साल 1492 में अमेरिकास यानी न्यू वर्ल्ड पहुंच गया। उसकी इसी खोज के बाद स्पेन के न्यू वर्ल्ड एक्सपीडिशन शुरू हुए, जिन्होंने पूरे यूरोप की तकदीर बदल दी। स्पेन ने सैकड़ों सालों तक अमेरिकास पर मोनोपोली बनाए रखी और वहां से गोल्ड, सिल्वर और दूसरे कीमती रत्न लूटकर यूरोप का सबसे पावरफुल देश बन गया। स्पेन इकोनॉमिक पावर के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन समय के साथ और भी यूरोपियन शक्तियां उभरने लगी। जहां ब्रिटिश और फ्रेंच ने अमेरिका, एशिया और अफ्रीका तक पहुंचने के रास्ते खोज निकाले, तो वहीं डच ने खजानों से भरी स्पेनिश शिप्स को लूटना शुरू किया। इस खतरे से बचने के लिए स्पेन ने एक रूल बनाया कि उसके सभी मर्चेंट शिप्स कॉन्वॉय में ट्रैवल करेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए साथ में गैलियन वॉरशिप्स तैनात रहेंगी। हर साल स्प्रिंग सीजन में कॉन्वॉय स्पेन से रवाना होकर कैरेबियन कंट्रीज पहुंचते और फिर स्पेनिश कॉलोनीज के पोर्ट से ट्रेजर इकट्ठा करके वापस स्पेन लौट आते। ऐसे में स्पेनिश अथॉरिटी को एक ऐसे कार्गो शिप की जरूरत महसूस हुई जो बेहद सुरक्षित हो। इसी मकसद से हवाना में एक कार्गो शिप का निर्माण शुरू हुआ, जो साल 1620 तक बनकर तैयार हो गया। इस शिप के जरिए गुड लक लाने के लिए इसका नाम स्पेन के सबसे रिलीजियस श्राइन के नाम पर न्यूएस्ट्रा सेनोरा दे अटोचा रखा गया। ये शिप 112 फीट लंबा, 34 फीट चौड़ा और 550 टन वजनी था। इसमें टावरिंग स्टर्न कैसल, स्क्वायर सेल्स और लंबा बाव स्पिरिट था, जो इसे एक टिपिकल गैलियन बनाते थे। इस बीच सेंट्रल यूरोप के देशों के बीच वर्चस्व को लेकर साल 1618 से शुरू हुआ 30 इयर्स वॉर भयंकर रूप लेता जा रहा था। इसमें शामिल होने के कारण 1622 तक स्पेन की इकोनॉमी कमजोर हो चुकी थी। ऐसे हालात में स्पेनिश क्राउन को युद्ध को जारी रखने के लिए हमेशा नए ट्रेजर के स्पेन पहुंचने की जल्दी रहती थी, लेकिन समुद्र का मौसम कई बार जानलेवा साबित हो जाता था। थोड़ी सी देरी नॉर्थ अटलांटिक के विंटर स्टॉर्म्स और साउथ अटलांटिक
अटलांटिक के खतरनाक हरिकेन्स में जहाजों को फंसा सकती थी। यही कारण था कि हर साल जुलाई तक सभी स्पेनिश फ्लीट हवाना और क्यूबा में इकट्ठा हो जाती और यहीं से स्पेन की ओर वापसी शुरू होती। ट्रेजर का बल्क हमेशा बड़े और हेविली आर्म्ड गैलियंस पर लादा जाता, जबकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स छोटे मर्चेंट शिप से ले जाए जाते। 27 जुलाई 1622 को कुछ स्पेनिश कार्गो शिप्स करोड़ों डॉलर के एसेट्स को लेकर पोर्टोबेलो से स्पेन के लिए रवाना होती है, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें केवल हवाना तक पहुंचने में ही 22 अगस्त तक का समय लग गया। यहाँ उन्हें मेक्सिको से आई एक न्यू स्पेनिश फ्लीट ने भी ज्वाइन किया। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गार्ड फ्लीट के कमांडर मार्क्विस ने अपनी फ्लीट को 2 हिस्सों में बांटा। वो खुद कैपिटाना नुएस्ट्रा सेनोरा दे कैंडेलेरिया पर सवार हुए और ट्रेजर का सबसे बड़ा हिस्सा अपने सबसे सुरक्षित कार्गो शिप नुएस्ट्रा सेनोरा दे अटोचा पर लोड करवाया, जिसमें 161 गोल्ड बार्स, करीब 1000 सिल्वर बार्स, 2.5 लाख से ज्यादा सिल्वर कॉइन्स और 50 से ज्यादा बक्से थे जिनमें कीमती स्टोन्स और एमरल्ड्स रखे गए थे। इसकी कीमत आज के हिसाब से करीब $500 मिलियन थी। इन तैयारियों में 13 दिन और लग गए और करीब 6 हफ्तों की देरी के बाद 28 वेसल्स वाली ये स्पेनिश ट्रेजर फ्लीट आखिरकार 4 सितंबर 1622 को स्पेन की ओर रवाना हो जाती है। हर शिप अपने साथ करोड़ों डॉलर की संपत्ति और सैकड़ों लोगों को लेकर चल रहा था। अकेले अटोचा पर ही 265 लोग सवार थे। शुरुआती 36 घंटों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। शिप में मौजूद सभी लोग खुश थे क्योंकि अब तक उन्हें ना तो डच लुटेरे दिखे और ना ही हरिकेन सीजन के बावजूद कोई तूफान सामने आया। सबको लग रहा था कि सफर अब आसान है, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि अटोचा का सामना अब ऐसे भयंकर हादसे से होने वाला है जिसकी गूंज सैकड़ों साल बाद भी सुनी जाएगी। 6 सितंबर की सुबह आखिरकार फ्लीट में शामिल सभी शिप्स फ्लोरिडा कीज की गहराइयों में एंटर कर जाती है। समुद्र उस वक्त बिल्कुल शांत और नीला था। कुछ लोग अब भी अपने कैबिन में नींद का मजा ले रहे थे, तो कोई डेक पर आकर फ्लोरिडा के मनमोहक नजारों का आनंद उठा रहे थे। चारों तरफ जहां तक नजर जाती थी सिर्फ अथाह पानी था। दूर दूर तक जमीन का कोई निशान नहीं था, मानो अटोचा पर सवार लोगों के लिए पूरी दुनिया सिर्फ समुद्र ही बन गई हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक कायम नहीं रहा। मौसम अचानक करवट लेता है और हल्की हवा तेज झोंकों में बदलने लगती है और समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगती है। सोए हुए लोग भी घबरा कर उठ जाते हैं। देखते ही देखते आसमान काले बादलों से भर जाता है। बिजली की कौंध और गरजते बादल माहौल को और डरावना बना देते हैं। डेक पर अफरा तफरी मच जाती है। क्रूमैन चीखते हुए रिगिंग पर चढ़कर तेजी से सेल समेटने में जुट जाते हैं और एंकर्स को नीचे फेंककर शिप को रीफ से बचाने की बेताब कोशिशें शुरू हो जाती है। लेकिन हवाओं की रफ्तार इतनी तेज होती है कि पूरा जहाज बेकाबू होकर जोर जोर से हिलने लगता है। अटोचा पर सवार लोग घबराकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। उनकी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के अचानक समुद्र में एक तेज वेव उठती है जो सीधी अटोचा पर टकराती है। इससे जहाज अनबैलेंस होकर समुद्री पहाड़ से जा भिड़ता है। टक्कर इतनी भीषण होती है कि जहाज का मेन मास्ट टूटकर अलग हो जाता है। बो में बड़ा छेद हो जाता है और देखते ही देखते अटोचा के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनटों में 112 फीट लंबा और 550 टन वजनी ये ग्रेट गैलियन करोड़ों डॉलर के ट्रेजर और 260 लोगों के साथ समुद्र में समा जाता है। मौत के इस खेल के बीच भी अटोचा में सवार 5 लोगों की किस्मत अच्छी थी। वो जहाज के माइजन मास से बंधे हुए थे जो अब भी पानी के ऊपर तैर रहा था और उसी सहारे उनकी जान बच जाती है। इस भयानक हादसे में अटोचा के अलावा 7 और शिप्स समुद्र में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। हालांकि मार्क्वेस की कैंडेलेरिया समेत 20 शिप्स की किस्मत अच्छी थी और ये सभी तूफान के बीच भी वहां से बच निकलकर सुरक्षित गल्फ ऑफ मेक्सिको तक पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जब तूफान थमता है तो फ्लीट में बची हुई शिप्स रेस्क्यू में लग जाती है। शिप सेंटा क्रूज के जरिए पहले अटोचा से जिंदा बचे 5 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और इसके बाद रेस्क्यूअर्स डूब चुकी अटोचा और दूसरे शिप के ट्रेजर की तलाश शुरू कर देते हैं। चूंकि इन्हें डूबे अभी कुछ ही घंटे हुए थे, इसलिए समुद्र के अंदर उनका मलबा मिलना शुरू हो जाता है। कुछ गोताखोर हल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हैचेस इतने मजबूती से बंद होते हैं कि गहराई में उन्हें खोल पाना नामुमकिन साबित होता है। इसलिए रेस्क्यूअर्स अटोचा के डूबने वाली साइट को मार्क कर स्पेन लौट जाते हैं ताकि बाद में बड़े स्तर पर सर्च की जा सके। लेकिन किस्मत ने एक और वार किया। अगले ही महीने एक और भयानक हरिकेन आता है जो अटोचा के रैक को पूरी तरह तबाह कर देता है।
जिससे उसका मलबा समुद्र में मीलों दूर तक बिखर जाता है। स्पेन अगले 60 सालों तक अटोचा को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। ऐसा लगता था जैसे समुद्र ने ट्रेजर समेत पूरे जहाज को हमेशा के लिए निगल लिया हो। गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे लोग अटोचा की कहानी भूलने लगे, लेकिन 347 साल बाद किस्मत ने एक बार फिर करवट ली और ये भूली बिसरी कहानी अचानक सुर्खियों में आ गई। स्पेनिश रेस्क्यूअर्स को अटोचा की डूबने वाली लोकेशन पर कुछ न मिलने के बाद उसका रैक सदियों तक फ्लोरिडा की अथाह गहराइयों में बिना छेड़े पड़ा रहा। लेकिन ये भूला बिसरा शिपरेक अचानक फिर सुर्खियों में तब आया जब 1960 में शिपरेक हिस्टोरियन जॉन एस पॉटर जूनियर ने द ट्रेजर डाइवर्स गाइड नाम की एक बुक पब्लिश की। इस किताब में कई हाईली एक्सपेंसिव स्पेनिश रैक्स और उनकी पोटेंशियल लोकेशंस का जिक्र था। इस किताब के पब्लिश होते ही छोटे छोटे ट्रेजर हंटर फ्लोरिडा के शैलो कोस्टल वाटर्स में खजानों की तलाश शुरू करने लगे। इसी से प्रभावित होकर एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर किप वैगनर ने भी ठान लिया कि वो इन कीमती शिपरेक को खोज कर ही दम लेगा। उसने कुछ और ट्रेजर हंटर्स के साथ मिलकर रियल 8 नाम की एक कंपनी बना ली और यहीं से उसने कैलिफोर्निया के फेमस ट्रेजर हंटर मेल फिशर को फ्लोरिडा आने का न्योता दिया। मेल फिशर को डूबे जहाजों की कहानियों का जुनून बचपन से ही था। स्कूल के दिनों में वो लाइब्रेरी में पायरेट्स और संकन गोल्ड की कहानियां पढ़ते रहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1950s में उन्होंने स्कूबा डाइविंग गियर डेवलप करने में पायनियरिंग काम किया और बाद में कैलिफोर्निया में खुद की डाइव स्कूल खोली, जहां कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर 60,000 से ज्यादा लोगों को डाइविंग सिखाई। लेकिन उनका दिल हमेशा ओशन और उसमें डूबे ट्रेजर्स में लगा रहता था। उन्होंने कैरेबियन कंट्रीज में कई शिपरेक एक्सपेडिशंस भी सक्सेसफुली पूरे किए थे। इसलिए जब उन्हें फ्लोरिडा में चल रही सर्च एक्टिविटीज का पता चला तो उनका इंटरेस्ट और गहरा हो गया। उन्होंने जल्दी ही रियल 8 कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और फ्लोरिडा में एक और स्पेनिश शिपरेक 1715 फ्लीट की खोज शुरू कर दी। पहले ही साल उन्हें उस संकन फ्लीट से गोल्ड और सिल्वर हाथ लगा। इससे उनके अंदर ये यकीन और पुख्ता हो गया कि अगर फ्लोरिडा की को सही ढंग से खोजा जाए तो समुद्र की गहराइयों से करोड़ों की संपत्ति निकाली जा सकती है। यही से उनका ध्यान न्यूएस्त्रा सेन्योरा दे अटोचा की ओर गया। पायरेट लोर में अटोचा को घोस्ट गैलियन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये कभी थी ही नहीं। लेकिन मेल फिशर को भरोसा था कि अटोचा सिर्फ इसलिए नहीं खोजी जा सकी क्योंकि किसी ने उसे शिद्दत से खोजा ही नहीं, और यही शिद्दत उनके अंदर थी। उन्होंने कैलिफोर्निया में अपनी सारी संपत्ति बेच दी और परिवार और कुछ साथियों के साथ 1968 में फ्लोरिडा के की वेस्ट में आकर बस गए। उन्होंने अटोचा की खोज को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। मेल फिशर ने 17वीं सेंचुरी के एक डॉक्यूमेंट को आधार बनाया जिसमें अटोचा के डूबने का जिक्र था। उसी के सहारे उन्होंने अपने साथियों के साथ फ्लोरिडा के मैटकुम्बे कीज एरिया में अटोचा को तलाशना शुरू कर दिया। एक साल में उन्होंने 1 लाख माइल्स के एरिया को बारीकी से सर्च किया, लेकिन उन्हें यहाँ अटोचा का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उनका हौसला टूटने लगा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्होंने अटोचा की खोज के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी। लेकिन मेल फिशर हार मानने वालों में से नहीं थे। जब भी उनका क्रू या फैमिली डिमोटिवेट होती तो सिर्फ एक ही लाइन कहते, टुडे इज द डे, यानी क्या पता आज ही वो चीज मिल जाए जिसका इंतजार है। ये लाइन सुनकर सभी का जोश फिर से लौट आता। मैटकुम्बे कीज एरिया बार बार सर्च करने के बाद भी जब अटोचा का नामो निशान नहीं मिला तो मेल फिशर ने ट्रेजर हिस्टोरियन यूजीन लियोन से हाथ मिला लिया। फिशर ने उनसे कहा कि रिकॉर्ड्स खंगाल कर ये पता लगाया जाए कि अटोचा आखिर एग्जैक्टली कहां डूबी थी। इसके बाद यूजीन लियोन सेविल के स्पेनिश आर्काइव्स पहुंचे और पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद उन्हें वहां एक डॉक्यूमेंट मिला जो अटोचा के डूबने के 4 साल बाद लिखा गया था। उसमें उस ग्रुप का जिक्र था जिसने अटोचा को खोजने की कोशिश की थी। डॉक्यूमेंट से पता चला कि स्पेनिश टीम ने अपना सर्च अभियान मार्क्वेसास कीज में चलाया था और कुछ मार्किंग भी की थी। ये जगह मेल फिशर की सर्च लोकेशन से 100 माइल से भी ज्यादा दूर थी। इससे मेल फिशर को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने क्रू के साथ अपनी वेसल नई लोकेशन की ओर मोड़ दी और यहीं से अटोचा की रियल डिस्कवरी की जर्नी शुरू हो गई। नई लोकेशन पर मेल फिशर और उनके डाइवर्स को पहले से कहीं ज्यादा गहरे पानी में उतरना पड़ा। यहाँ सरफेस पर पानी क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन बॉटम पर पानी इतना ज्यादा गंदा था कि खराब विजिबिलिटी के चलते डाइवर्स अपने हाथ भी मुश्किल से देख पाते थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए मेल फिशर ने एक अनोखा जुगाड़ किया। उन्होंने अपनी वेसल से 2 बड़े ट्यूब्स अटैच किए और उन्हें प्रोपेलर्स के सामने से निकालकर नीचे भेज दिया। इन ट्यूब्स के जरिए सरफेस से साफ पानी नीचे पहुंचाया जाता। इससे मडी वाटर साफ होने लगे और नीचे जमी रेत की मोटी परत भी हटने लगी। धीरे
धीरे उसके नीचे दबे ऑब्जेक्ट्स भी डाइवर्स को साफ नजर आने लगे। मेल फिशर और उनका क्रू कई महीनों तक इसी तरह समुद्र की गहराइयों में सर्च करता रहा। मई 1971 में एक दिन जब ऊपर से साफ पानी नीचे पहुंचा और सैंड हटा तो उन्हें एक एंकर नजर आया। भले ही ये ट्रेजर नहीं था, लेकिन ये मेल फिशर की टीम के लिए एक पहला बड़ा क्लू था कि शायद असली खजाना अब उनसे दूर नहीं है। हालांकि कई लोगों का मानना था कि ये एंकर किसी और गैलियन का भी हो सकता था, क्योंकि इस पर कोई पहचान का निशान नहीं था। लेकिन मेल फिशर अलग ही मिट्टी के इंसान थे। एक बार गोल सेट कर लेने के बाद वो अपने फैसले पर कायम रहते थे, इसलिए उन्होंने एंकर मिलने की दिशा में ही अपनी सर्च और गहरी कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जल्दी ही उन्हें और भी आर्टिफैक्ट्स मिलने लगे। फिशर ने हर खोज को मेथोडिकली ट्रैक करना शुरू किया। वो अपनी डिस्कवरीज को मैप पर सर्किल से मार्क करते और लोकेशन को ट्रैक करने के लिए वहां 2 रेडियो ट्रांसमीटर्स लगा देते। वेसल पर लगे रिसीवर से दोनों रेडियो ट्रांसमीटर्स तक की दूरी माप कर वो वेसल की एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाजा लगा लेते। इससे धीरे धीरे मैप पर एक क्लियर लाइन बनने लगी, जिससे क्रू को यकीन हुआ कि अटोचा का मदर लोड ट्रेजर इसी लाइन के आसपास होगा। लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद भी उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे कंफर्म किया जा सके कि ये चीज अटोचा की ही होगी। इस वक्त तक मेल फिशर की फाइनेंशियल हालत बिगड़ने लगी थी। उनके पास पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे और अगर जल्दी ही उन्हें ट्रेजर नहीं मिलता तो एक्सपेडिशन रोकना पड़ सकता था। लेकिन इसी दौरान 1973 में किस्मत ने फिर करवट ली। एंकर से कुछ 100 फीट की दूरी पर उन्हें एक स्टैश, कुछ सिल्वर कॉइन्स और 3 बड़े आकार के सिल्वर बार्स मिलते हैं। हालांकि अब भी ये सवाल बाकी था कि ये ट्रेजर अटोचा का ही था या फिर उसी रात डूबी किसी सिस्टर शिप का था। मेल फिशर ने यूजीन लियोन द्वारा खोजे गए आर्काइव से अटोचा का कार्गो मैनिफेस्ट निकाला, जिसमें हर गोल्ड और सिल्वर का एग्जैक्ट रिकॉर्ड, वेट और सीरियल नंबर दर्ज थे। जब मिले हुए सिल्वर बार्स के एंग्रेविंग्स को मैनिफेस्ट से कंपेयर किया गया तो ये कंफर्म हो गया कि अटोचा का ही खजाना है। इस कंफर्मेशन से मेल फिशर की पूरी टीम खुशी से झूम उठी। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि उनकी खोज सही दिशा में है। ये डिस्कवरी उनके लिए न सिर्फ मोरल बूस्टर थी, बल्कि फाइनेंशियली भी उन्हें इससे सपोर्ट मिला। शुरुआत में इन्हें बेचने में उन्हें दिक्कत भी आई, क्योंकि 300 साल से ज्यादा वक्त तक ओशन में दबे रहने से सिल्वर पर गंदगी की मोटी परत जम गई थी। इसलिए एक वर्कशॉप सेट की गई और एक प्रोडक्शन लाइन डेवलप की गई, जिसमें बार्स को साफ करके वापस चमकाया गया। इनसे उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला और एक्सपेडिशन में नई जान आ गई। लेकिन जब सब बिल्कुल सही ट्रैक पर था, तभी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा ने क्लेम करना शुरू किया कि फ्लोरिडा के वाटर में मिलने वाला हर ट्रेजर उसका है और मेल फिशर इसे लूटने का काम कर रहे हैं। इससे मेल फिशर और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के बीच ट्रेजर पर मालिकाना हक को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले फ्लोरिडा डिवीजन ऑफ आर्काइव्स के अधिकारी ये धमकी देते हैं कि अगर मेल फिशर बिना स्टेट की परमिशन और कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी सर्च ऑपरेशन करेंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनके बोट्स और इक्विपमेंट्स को भी सीज कर लिया जाएगा। ऐसे में मेल फिशर ने स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें तय हुआ कि फ्लोरिडा के समुद्र में खोजी गई हर संपत्ति का 25% हिस्सा वो स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा को देंगे। लेकिन जैसे ही मेल फिशर को और भी कीमती चीजें मिलने शुरू हुई, स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा ने यहाँ से मिली पूरी संपत्ति पर अपना हक बताना शुरू कर दिया। ऐसे में मेल फिशर ने मजबूर होकर यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और कहा कि वो अटोचा के डिस्कवरर है, इसलिए इसकी ओनरशिप भी उन्हीं की होनी चाहिए। मेल फिशर एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ ओशन में छिपे अटोचा के बाकी आर्टिफैक्ट्स की तलाश भी कर रहे थे। इस दौरान उनका क्रू 2 हिस्सों में बंटकर सर्च कर रहा था। कुछ लोग फ्लोरिडा के शैलो एरिया बैंक ऑफ स्पेन में लगे थे, जबकि मेल फिशर का बेटा डर्क फिशर डीपर वाटर्स में अटोचा के आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहा था। इसी क्रम में 13 जुलाई 1975 को जब डर्क ने समुद्र में गोता लगाया तो उसे अचानक एक साथ 5 ब्रॉन्ज कैनन्स दिखे। उसी दिन इस एरिया में एक और क्रू मेंबर पैट लाइन ने भी 4 ब्रॉन्ज कैनन्स खोज निकाले। अहम बात यह थी कि सभी कैनन्स पर बने मार्क्स ये साफ साफ कंफर्म करते थे कि ये सभी कैनन्स अटोचा के ही है। अब अटोचा के बाकी के खजाने के खोजे जाने की उम्मीद बढ़ गई। बड़ी सफलता हाथ लगने से डर्क फिशर का हौसला 7वें आसमान पर था। वो हर कदम पर अपने पिता का साथ देना चाहता था और अपनी डिस्कवरी से अपने पिता को प्राउड फील करवाना चाहता था। लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। सिर्फ एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेल फिशर की दुनिया हिला कर रख दी। 20 जुलाई 1975 को डर्क अपनी वाइफ एंजल और डाइवर रिक गेज के साथ अपने वेसल द नॉर्थ विंड पर बेफिक्र सो रहा था। लेकिन रात के अंधेरे में वेसल का एक बिल्ज पंप फेल हो गया, जिससे तेजी के साथ
इसके स्टील हल में पानी भरने लगा। सुबह करीब 5:30 बजे एक तरफा ज्यादा वजन होने के कारण वेसल पलट गया और तीनों अंदर ही फंस गए, जिससे जल्दी ही उनकी मौत हो गई। अपने बेटे और बहू की मौत की खबर ने मेल फिशर को अंदर तक हिला कर रख दिया। टीम का हौसला भी चकनाचूर हो गया था। इस हादसे के बाद कोई भी अब अटोचा की खोज जारी रखना नहीं चाहता था। ये ट्रेजेडी इतनी भारी थी कि किसी भी इंसान की स्पिरिट को एक झटके में तोड़ सकती थी, लेकिन मेल फिशर ने अपने बेटे की याद को अपनी स्ट्रेंथ बनाने का फैसला किया और अपने आंसू पोंछते हुए अपने क्रू से कहा, हम डर्क के नाम पर इस रैक को पूरा ढूंढेंगे। अब उनके लिए ये खोज केवल गोल्ड और सिल्वर पाने का मिशन नहीं रही, बल्कि उनके लिए ये एक ड्रीम बन चुका था, जिसे वो अपने बेटे और बहू की आत्मा की शांति के लिए पूरा करना चाहते थे। इस ट्रेजेडी के बाद इन्वेस्टर्स पैसे लगाने में हिचक रहे थे, जिस कारण मेल फिशर पर लगातार फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद मेल और उनकी वाइफ डोलोरेस ने मिशन को किसी भी हाल में कंटिन्यू रखा। उन्होंने अपने तरीके बदले और मैग्नेटोमीटर एंड साइड स्कैन सोनर जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल शुरू किया। 1976 में फिशर की टीम ने अटोचा के स्कैटर ट्रेल पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें मालूम था कि साल 1622 की दूसरी हरिकेन ने अटोचा के रैकेज को दूर दूर तक फैला दिया था और अब क्लूज इन्हीं बिखरे हिस्सों में मिल सकते थे। इस दौरान खोजते खोजते उन्हें एक स्लेव शिप हेनरिएटा मैरी का रैकेज मिला, जो साल 1700 में डूबा था। इससे न सिर्फ टीम को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला, बल्कि यहीं से मेल फिशर ने अपने मिशन को साइंटिफिक अप्रोच देने के लिए चीफ आर्कियोलॉजिस्ट डंकन मैथ्यूसन को हायर कर लिया। 1976 से 1979 तक मेल फिशर की टीम ने वर्जिल क्वीन और दूसरी बोट से ऑपरेशंस चलाए। डाइवर्स को हर रोज ओशन करंट्स, खतरनाक समुद्री हालात और कभी-कभी शार्क्स तक का सामना करना पड़ता था। इस दौरान उन्हें कुछ सिल्वर कॉइन्स और कुछ गोल्ड बार मिले, लेकिन असली मदर लोड अब भी हाथ नहीं आया था। 70s के आखिर तक मेल फिशर अटोचा की खोज में $6 मिलियन से ज्यादा खर्च कर चुके थे। अब उन पर पैसे की तंगी ऐसी थी कि मेल को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने क्यूबन रेफ्यूजी डाइवर्स को हायर किया, जो समुद्र की गहराइयों में उतरने से नहीं डरते थे। 1978 में उनकी टीम ने अटोचा की सिस्टर शिप सेंटा मार्गरीटा के कुछ हिस्सों पर काम शुरू किया और 1980 तक उसका मेन रैकेज ढूंढ लिया। यहाँ से $25 मिलियन से ज्यादा का ट्रेजर मिला, जिसमें गोल्ड बार्स, ज्वेलरी, सिल्वर कॉइन्स और बॉल स्टोन्स शामिल थे। इस सक्सेस ने न सिर्फ क्रू का हौसला बढ़ाया, बल्कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया। उन्होंने एक फ्लोटिंग म्यूजियम भी खोला, जहां आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता था। इसी बीच अटोचा के स्कैटर एरिया से नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, आर्मामेंट्स और सिरेमिक वेसल्स भी निकाले गए, जिन्हें फ्लोटिंग म्यूजियम में ही रखा गया। इस दौरान ट्रेजर पर ओनरशिप को लेकर लीगल बैटल भी चरम पर थी। फ्लोरिडा स्टेट ट्रेजर पर अपना हक जता रही थी, जबकि फिशर और उनके लॉयर्स का तर्क था कि ये सब इंटरनेशनल वाटर्स में है और इस पर लीगली ट्रेजर सेल्वर्स का हक बनता है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1 जुलाई 1982 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने मेल फिशर के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रेजर की 100% ओनरशिप ट्रेजर सेल्वर्स को मिलेगी। ये विक्ट्री फिशर के लिए गेम चेंजर थी। अब उनका मिशन लीगली सुरक्षित था और साथ ही टीम का मनोबल और इन्वेस्टर्स का भरोसा दोनों नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसके बाद 1983 में फिशर ने अपनी सर्च को और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया। सब बॉटम प्रोफाइलर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाई गई, जिससे समुद्र की सतह के नीचे दबे ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हो सके। डाइवर्स स्कूबा गियर पहनकर घंटों पानी की गहराई में रहते और आर्टिफैक्ट्स निकालकर कंजर्वेशन लैब में साफ और रिजर्व करते। अटोचा के हल पार्ट्स, बॉल स्टोन्स और आयरन कैनन बॉल्स तक सरफेस पर लाए गए। मेल का दूसरा बेटा केन फिशर अब एक्सपेडिशन का कैप्टन था और 20 से 30 लोगों की टीम महीनों तक सी में कैंप करती थी। बीच बीच में तूफान बाधा डालते, लेकिन खोज रुकती नहीं थी। 1983 में जब टीम लाइन के अलोंग सर्च कर रही थी, तो अचानक मैग्नेटोमीटर ने तेज सिग्नल दिखाया। डाइवर्स ने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मेटालिक ऑब्जेक्ट्स देखे और जब उन्हें मैप पर प्लॉट किया गया, तो ओरिजिनल लाइन से एक नई ब्रांच लाइन बनी। टीम को मालूम था कि जहाज डूबते वक्त टूट गया था, इसलिए उसका मलबा अलग अलग दिशाओं में बिखरा होगा। उन्होंने इस नई लाइन को फॉलो किया और छोटे छोटे ट्रेजर्स लगातार मिलते रहे। 1984 तक अटोचा की खोज रंग दिखाने लगी। 1,14,000 सिल्वर कॉइन्स और कई गोल्ड बार्स खोजे गए। उन्हें 43 गोल्ड चेन्स भी मिली, जिनकी टोटल लेंथ 180 फीट थी। यानी ये सभी सोने की चेन्स अटोचा की लेंथ, जो कि 112 फीट थी, उससे भी लंबी थी। इसके अलावा उन्हें कोलंबिया की म्यूजो माइन से आए एमरल्ड्स जड़ी हुई ज्वेलरी भी मिली। मेल फिशर और उनकी खोज अब मीडिया की सुर्खियों और डॉक्यूमेंट्रीज का हिस्सा बनने लगी थी। फिर आया 20 जुलाई
1985 का वो दिन जिसके लिए मेल फिशर और उनकी टीम पिछले 16 सालों से मेहनत कर रही थी। 20 जुलाई को जब मेल फिशर अपना रूटीन वर्क कर रहे थे, तब डॉन्टलेस वेसल के कैप्टन केन फिशर ने रेडियो पर मेल को एक मैसेज भेजा, पुट अवे द चार्ट्स, वी हैव गॉट द मदर लोड। दरअसल केन को सोनार स्कैनर पर एक बड़ा और धुंधला ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था। इसके बाद डाइवर्स तुरंत पानी में उतरे। उन्हीं में से एक ग्रेग वॉरहैम नाम के डाइवर ने अपने इंस्टिंक्ट पर 100 यार्ड्स ईस्ट की तरफ जाने का फैसला किया और वहां उन्होंने देखा कि एक 80 फुट लंबा शिपरेक पड़ा हुआ है। उनके चारों ओर सोने और चांदी के बार्स और चांदी के सिक्कों से भरे चेस्ट बिखरे पड़े थे। मेल फिशर और उनकी टीम ने आखिरकार अटोचा का मदर लोड ढूंढ लिया था और ये डिस्कवरी बिल्कुल उसी दिन हुई जिस दिन डर्क, एंजल और रिक की मौत के एग्जैक्ट 10 साल पूरे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने मेल के जख्मों पर मरहम लगाया हो। रैकेज में एक थंब साइज एमरल्ड मिला जिसकी कीमत $8 लाख से भी ज्यादा आकी गई। कुछ ही दूरी पर एक और एमरल्ड निकला जिसकी वैल्यू $1 मिलियन से ऊपर थी। धीरे धीरे मलबे से 3000 से ज्यादा फाइनेस्ट अनकट एमरल्ड्स सरफेस पर आए, जिसने ये साबित कर दिया कि मेल फिशर का उस मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट पर भरोसा बिल्कुल सही था। अटोचा से निकले ट्रेजर की कीमत आज के हिसाब से करीब $500 मिलियन की थी। की वेस्ट में मेल फिशर ने मेल फिशर मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित किया, जहां आज भी अटोचा से निकले आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर रखे हुए हैं। विजिटर्स अब इन सोने चांदी की बार्स, चेन्स, सिक्कों और एमरल्ड्स को देखते हैं तो उनके सामने सिर्फ एक शिप का इतिहास नहीं खुलता, बल्कि इंसानी जज्बे, संघर्ष और उम्मीद की सबसे बड़ी कहानी भी सामने आती है। कई क्रिटिक्स इस म्यूजियम को आर्कियोलॉजी की लूट मानते हैं, लेकिन एडमायरर्स के लिए ये साहस और परसिवेरेंस का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि मेल ने 16 साल की लगातार मेहनत से साबित किया था कि अगर किसी चीज के पीछे मेहनत, ईमानदारी और शिद्दत से लगा जाए तो नामुमकिन सपने भी हकीकत बन जाते हैं। 1998 में मेल फिशर की मौत हो गई, लेकिन उनका परिवार और क्रू आज भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। 2014 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अटोचा की खोज को द मोस्ट वैल्यूएबल शिपरेक एवर रिकवर्ड घोषित किया। आज जब दुनिया अटोचा का नाम लेती है तो दिमाग में सिर्फ सोने चांदी से भरे चेस्ट की तस्वीरें नहीं आती, बल्कि मेल फिशर के अटूट विश्वास से भरी वो लाइन भी याद आती है, टुडे इज द डे।